हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर एलिप्स एंड हाइपरबोला को एक वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है कि जो पूरा चैप्टर है इसकी पूरी डिटेल्ड थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और समझाएंगे कि क्या क्या थ्योरी है और किस किस थ्योरी पे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर को एक वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने कवर अप किया है और सारी थ्योरी जितनी भी इसकी रिक्वायर्ड थ्योरी है एलिप्स एंड हाइपरबोला की, वो आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है तो भी आपको पढ़ने से कई सारे पॉइंट्स जहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती थी वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पूरा चैप्टर, पूरी थ्योरी को एक वन शॉट में बहुत ही अच्छे से हम तैयार करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इवन अगर आपने कुछ कम पढ़ रखा है तो इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा बेटर वे में आप कंफर्टेबल फील करोगे इस चैप्टर के अंदर, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटर आप फील करोगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले इसकी थ्योरी रिवाइज कर ली जाती है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना करें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर को। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिप्स, इसके बाद हम हाइपरबोला को भी लेने वाले हैं। एलिप्स के अंदर क्या क्या मेन कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, डिफाइन करना है एलिप्स को, स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल्स के बारे में बात करेंगे, पॉइंट एंड एलिप्स के बारे में, लाइन एंड एलिप्स के बारे में, टेंजेंट्स फ्रॉम एच कॉमा के, फिर इसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बात करेंगे ना। उसके बाद दोस्तों हाइपरबोला के बारे में चर्चा होगी और ये सेम टू सेम पॉइंट्स आपको इस हाइपरबोला के अंदर भी पढ़ने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर ली जाए आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं एलिप्स की। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आ जाए और ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? दोनों फिक्स पॉइंट F1 F2 के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि PF1, P अगर मूविंग पॉइंट है, F1 F2 दो फिक्स पॉइंट्स आपके पास है, तो PF1 और PF2 का सम आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए और ये कांस्टेंट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन F1 F2। दोस्तों यहाँ पे जो F1 F2 दो फिक्स पॉइंट आप ले रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर, इसे हम लोग कहेंगे दोनों को एलिप्स के फोकाई कहेंगे, फोकस कहेंगे। फोकाई तो प्लूरल वर्ड हो गया फोकस का, तो ये दो फोकस आपके पास होंगे। यानी कि PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट, इससे जो मूविंग पॉइंट P का लोकस आएगा वो एक्चुअली आपके पास क्या होता है? एलिप्स होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट F1 और एक फिक्स पॉइंट F2 लिया है और इसके बाद एक मूविंग पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है कि आपके पास P का F1 से डिस्टेंस और P का F2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आपके पास के आ जा रहा है। तो आपके पास PF1 प्लस PF2 क्या हो गया? कांस्टेंट हुआ। F1 F2 तो दो फोकाई हो गए हैं और जो ये पूरा एलिप्स का जो ग्राफ है, इस लाइन को जिस पे फोकस लाई कर रहे हैं इसको A1 A2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं F1 F2 की जॉइनिंग लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाइन होती है एलिप्स की एक्सिस और ये एक्सिस एलिप्स को जहां जहां A1 और A2 पे कट कर रही है, ये A1 A2 क्या है? एलिप्स के दो वर्टिसेस हैं। दोस्तों F1 F2 के मिड पॉइंट को, जिसको आपने यहाँ पे C लिखा है, इसे हम कहते हैं एलिप्स का सेंटर। तो सेंटर से F1 का डिस्टेंस, सेंटर से F2 का डिस्टेंस दोनों ही स्मॉल c है। इवन सेंटर से A1 और सेंटर से A2 का डिस्टेंस भी आपके पास क्या है? बराबर होता है। यानी कि C क्या है? F1 F2 का मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ एलिप्स, और वही आपके पास दोस्तों A1 A2 का भी मिड पॉइंट होता है।
तो A1 A2 का मिड पॉइंट आपके पास C है, F1 F2 का मिड पॉइंट भी आपके पास C है, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस आपके पास स्मॉल c आ रहा है और सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a है। और इवन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे A1 A2 का अगर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सेंटर से पास करेगा और ये इलिप्स को B1 B2 पे काटता है। B1 B2 का सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा और CB1 और CB2 को हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि PF1 और PF2 का जो सम आपके पास आता है एलिप्स के अंदर वो K आपके पास है, इसे कांस्टेंट कहेंगे, K कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो आपके पास होता है वो 2a के बराबर होता है, जहां पे 2a इस A1 A2 के बीच का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट्स की दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस निकाल के उनको जोड़ेंगे तो वो आपके पास आएगा वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, A1 A2 के बीच का डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पे A1 A2 के बीच की डिस्टेंस को, वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ आपके पास है वो यहाँ पे 2a आ जाएगी और जो B1 B2 आपके पास है, ये तो A1 A2 मेजर एक्सिस हो गई, और जो B1 B2 आपके पास है वो इलिप्स की माइनर एक्सिस हो जाएगी। इसकी लेंथ आपके पास 2b है, B1 B2, और फोकल डिस्टेंस जो है इलिप्स की, फोकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये है B1 B2 C1 C2 सॉरी F1 F2 के बीच का डिस्टेंस, जिसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2c होगा। और इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है दोस्तों, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2c/2a E के बराबर होगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। मूविंग पॉइंट P का लोकस एलिप्स होगा अगर P ऐसे मूव करे कि उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो आपके पास ये जो एलिप्स का ये जो दो फोकस है जिस लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो तो एक्सिस हो गई, एलिप्स जहां पे इस एक्सिस को काट रहा है वो दो पॉइंट वर्टिसेस हो गए, और ये एलिप्स इस राइट बाइसेक्टर ऑफ A1 A2 को जहां कट कर रहा है वो B1 B2 क्या हो गए, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो गए, ये वर्टिसेस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो गए, ये फोकस हो गए हैं। और मूविंग पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट 2a होता है, ये भी याद रखें। इसेंट्रिसिटी क्या होती है दोस्तों, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एलिप्स का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है। मेजर एक्सिस को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, माइनर एक्सिस को दोस्तों वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस तो हमने मान रखा है स्मॉल c, तो ये पॉइंट F2 हो जाएगा स्मॉल c, 0, और ये F1 आपके पास होगा -c, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो एलिप्स है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मूविंग पॉइंट P को हम H, के ले लेते हैं और P का F1 से डिस्टेंस PF1 कितना हो जाता है, P आपके पास H के मान लेते हैं और PF1 आएगा H प्लस C का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस PF2 आपके पास बनेगा H माइनस C का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर, K स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। नाउ दोस्तों इसको स्क्वायर कर लें और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को उस तरफ लेकर के जाएं और फिर इसके बाद स्क्वायरिंग करें तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 2a प्लस ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H माइनस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें और उसके बाद एक और बार स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है H स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो आपके पास ये चीजें बन रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो H, K पॉइंट है उसका लोकस आपके पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपके पास लोकस होगा और इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, बी स्क्वायर सपोज करेंगे तो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहां पे बी स्क्वायर हमने क्या लिया है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिया है। तो ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन हो गई है। नाउ दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलिप्स का पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन तो अभी हमने जस्ट निकाला ही है, इसी की बात फिर से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए क्या है, बी से बड़ा है। तो ऐसे केस में अगर आप इस एलिप्स का एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो y को 0 डाल दें तो x आएगा प्लस माइनस ए। तो x आपके पास प्लस माइनस ए, तो ये माइनस ए कॉमा 0 हो गया a1, और ये a2 आपका a कॉमा 0 हो गया। और अगर आप x को 0 करेंगे यानी कि y एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो x 0 करके y स्क्वायर आपको b स्क्वायर मिलेगा, और y प्लस माइनस b यानी कि ये पॉइंट आपके पास 0 कॉमा b, और ये पॉइंट आपको मिलेगा 0 कॉमा माइनस b। ये a कॉमा 0 हो गया, ये माइनस a कॉमा 0 हो गया। अब क्योंकि a बड़ा है b छोटा है तो सेंटर से a1 की डिस्टेंस a2 की डिस्टेंस a है, और सेंटर से इन दोनों b1 b2 की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल b है। तो ये छोटी एक्सिस हो गई, बड़ी एक्सिस हो गई, राइट। अब इसमें इसके बाद अपन एक और फॉर्म पढ़ सकते हैं एलिप्स की, कि जब आपके पास a क्या हो जाए, b से बड़ा हो जाए। याद रखें कि अगर आपके पास a b से बड़ा हो गया तो ये एलिप्स जो यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ से चपटा है, उल्टा हो जाएगा, इधर से चपटा हो जाएगा और इधर से ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ से फैल जाएगा। ऐसा आपके पास कुछ बनेगा। आप लोग देखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फर्स्ट है जहाँ पे a बड़ा है, इसके सारे रिजल्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए कन्वर्जन कैसे होगा, इसमें आप जहां कहीं पे भी x है वहां क्या कर लो, y कर लो, y को x कर लो, a को b कर लो और b को a कर लो। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें जो इसकी है वो इक्वेशन, सारे जो एक्सप्रेशन, सारे जो रिजल्ट्स इसके हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन जो दिख रही है उसको इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग। तो चेक करना कि जरा इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इक्वेशन तो बिल्कुल ये की बन जाएगी। बट क्योंकि a b से बड़ा है इसमें, और जब आप a को b को a करेंगे तो एक तरह से यहाँ पे b आएगा और b a से बड़ा, यानी कि a b से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर फोकस, वर्टेक्स, ये सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले नोट करना कि यहाँ पे a आपके पास क्योंकि बड़ा है, b छोटा है, तो 2a तो आपके पास मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई, और 2b आपके पास क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई है, और c स्क्वायर आपके पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है। अब बात करते हैं इसकी फोकस की, तो फोकस क्या आएगा, ये वाला फोकस है c कॉमा 0, और ये आपके पास होगा माइनस c कॉमा 0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर a बाई ई, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो गई x बराबर माइनस a बाई ई। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बताया कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस। फोकाई के बीच का डिस्टेंस दोस्तों 2c है, और वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो ये आपके पास c बाई a हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। लेकिन अगर आप c वहां से प्लेस करें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली आपके पास ये भी आ जाएगा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इवन अगर आपके पास यहाँ पे सी आपको पता है, ई पता है, तो फोकाई को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने फोकाई आपको बताए थे, फोकाई क्या बताए थे, प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0।
एंड नाउ उसके बाद देखें, इसके बाद बात करते हैं लेटस रेक्टम की। आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस ऑफ एलिप्स के परपेंडिकुलर है, तो ये जो कॉर्ड आपको दिख रही है, एक ये और एक ये भी, ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, लेटस रेक्टम है। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स मानेंगे तो इस L2 के कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हैं C, K। तो C, K कहाँ लाई कर रहा है, इस हाइपरबोला पे, सॉरी इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो C, K लाइज ऑन द इलिप्स। तो आप इसे सेटिस्फाई करा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके पास आ गया। इस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर बनेगा दोस्तों बी फोर अपॉन ए स्क्वायर। तो वहां से के आपको मिलता है बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिला सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला एंड आपको मिलेगा लेटस रेक्टम का सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो वहां से दोस्तों आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आ जाती है, ये तो बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे भी डिस्टेंस बी स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए आ जाती है। अब देखिए इसके बाद अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन जो फर्स्ट है, जिसमें आपने ए बी से बड़ा लिया हुआ है, चपटा ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैच किया हुआ जो इलिप्स आपको दिख रहा है, अगर इसको वर्टिकल स्ट्रैच किया हुआ इलिप्स बनाना है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स को वाई, वाई को एक्स करना है, ए को बी को ए करना है। तो अपन एक बार देखते हैं इसको टेबल फॉर्म के अंदर। सपोज करें कि आपके पास इलिप्स है दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे ए बी से बड़ा है। तो ऐसे केस में आपको देखना है ए बड़ा है तो y बराबर 0 करने पर एक्सिस ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स आएगा, और x बराबर 0 करने पर आपके पास क्या आएगा, माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। ओके तो यानी कि जब a बड़ा है तो उसके ऊपर वाले को 0 करो तो मेजर एक्सिस आएगी, माइनर एक्सिस आएगी, और b छोटा है तो उसके ऊपर वाले को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन। यानी कि जब a बड़ा है b छोटा है दोस्तों, तो x बराबर 0 माइनर एक्सिस है, y बराबर 0 मेजर एक्सिस है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होगा, सेंटर ऑफ एलिप्स हो जाएगा। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या है दोस्तों, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो गई है। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आप देख सकते हैं कि ये वाला भी तो होगा माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। तो दोस्तों इन सारे रिजल्ट्स को याद कर लें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया है, और इसेंट्रिसिटी हो गया फोकाई के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस हो गया, यानी कि f1 f2 डिवाइडेड बाय a1 a2, और इससे आप c अपॉन ए लिख सकते हैं, या फिर इवन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में अपन कर लिए, जिसमें इलिप्स ऐसा बनता है भाई हॉरिजॉन्टल, और यहाँ वर्टिकल बनेगा जब a b से छोटा होगा। तो दोस्तों इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन देखने में सेम रहेगा, लेकिन ये a जो है इस बार b से छोटा होगा। अब a छोटा है ना, तो x को 0 करने पर मेजर एक्सिस आ जाएगी आपके पास, और b बड़ा है और y को 0 करने पर माइनर एक्सिस आ जाएगी, और इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ओरिजिन, वो आपके पास क्या बनेगा, इसका इलिप्स का सेंटर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट फॉर्म में जहां x है दोस्तों वहां y करना, y को x करना, a को b को a करना। केवल ये कर दोगे तो आपको इसके रिजल्ट से इसका रिजल्ट बन जाएगा। जैसे x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसकी आपको मिलेगी y बराबर प्लस माइनस b बाई ई, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस 2a 2b, यहाँ पे 2b 2a हो जाएगा। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम में भी क्या होगा, ये जो y है वो x बनेगा, तो ये पहले आ जाएगा और x y बन जाएगा। तो प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन b कॉमा प्लस माइनस c। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 2b स्क्वायर अपॉन a, ये आएगा 2a स्क्वायर अपॉन b, और इसेंट्रिसिटी इसकी c बाई a है, इसकी c बाई b होगी, और ये आपके पास
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है दोस्तों, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक का रिजल्ट याद रखेंगे, दूसरे का उसी से बना लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पे बी क्या है, ए से छोटा है पर 0 से बड़ा है, यानी कि ए बड़ा हो गया बी से। तो आपके पास फिर ये ऐसा चपटा एलिप्स बनेगा, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेच किया हुआ एलिप्स बनेगा। यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करना कि ये जो मेजर एक्सिस है इस एलिप्स की, ये इसकी लेंथ होगी कितनी, 2a हो जाएगी। इस लेंथ को अगर आप डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाएं तो इसका सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा और रेडियस a हो जाएगी। तो सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल कहेंगे एलिप्स का। यानी कि एलिप्स की मेजर एक्सिस को आपको डायमीटर मानना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो सर्कल आप बना पाएंगे वो एक्चुअल में क्या है, एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका एलिप्स, और एलिप्स की इसी डायमीटर को मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, इससे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। अब इस ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर जिसका इक्वेशन हमने अभी आपको बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपने इसके ऊपर ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर एक कोई पॉइंट ले लिया दोस्तों और ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या फिर कहें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें मेजर एक्सिस के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर एलिप्स को एक जगह पे तो यहाँ काटेगा और एक आगे भी काटेगा, पर इसके नज़दीक जहाँ कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप मान सकते हैं कि ये ए कॉस थीटा है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा के मान लें। इसको अगर आप लाई कराएंगे तो के आपके पास बी साइन थीटा आ जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट को अज्यूम करना है तो आप मान सकते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। आप लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाते हैं। ये पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा है सर्कल के ऊपर, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर। वहाँ से आपने मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, जो कि इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं सर्कल के, इलिप्स के, जहां पे थीटा को हम बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। तो आप लोग चेक कर सकते हैं सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट के लिए आपको इलिप्स पे एक पॉइंट मिलेगा। अगर पॉइंट यहाँ लिया सर्कल पे तो इलिप्स का पॉइंट ये आ जाएगा, यहाँ सर्कल का पॉइंट लिया तो इसका पॉइंट इलिप्स का ये आ जाएगा, और अगर आपने सर्कल पे यहाँ पॉइंट ले लिया तो इलिप्स का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल आपको समझ में आ गया है। मेजर एक्सिस को, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर के जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वो एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। और एलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद रखें, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होते हैं। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पॉइंट एंड एलिप्स। मान लीजिए कि आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, एस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। आप याद करें कि बीच में एलिप्स के कौन है, सेंटर कौन है, 0,0। 0,0 पे ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है दोस्तों। तो अगर ये पूरा नेगेटिव आ रहा है अंदर, तो इसका मतलब अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे x1 y1 तो उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर बाहर कैसा होगा भाई, बाहर पॉजिटिव होगा। ऑन द एलिप्स कैसा होगा भाई, ऑन द एलिप्स तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x1 y1 एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
-1 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। ना उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लाइन एंड इलिप्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक इलिप्स आपके पास है और एक लाइन आपके पास दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप ये जानते हैं कि सेकेंड डिग्री कर्व कोई सा भी आपके पास है उसको कोई लाइन 2 से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं काट सकती है। अब अपन इससे पता करेंगे कि ये लाइन इस इलिप्स को कितने पॉइंट पे काटती है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को दोस्तों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकंड से y प्लेस करो, तो y प्लेस करेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसके रूट्स आप निकाल सकते हैं, x1 एंड x2 मान लेते हैं। अगर इसके रूट्स आपने निकाल लिए और दोनों डिफरेंट रूट आए तो ऐसे केस में आपके पास x1 y1 आ गया, तो फिर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स की करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो और आप कॉर्ड की लंबाई पता कर सकते हैं। तो ये होता है। और दूसरी बात, अगर ये आपके पास देखना है कि ये लाइन इस इलिप्स को कितने पॉइंट पे काटती है तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रखा है। ये डिस्क्रिमिनेंट है इसका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बाहर ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आपके पास d पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर d पॉजिटिव हो जाए तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो ये इक्वेशन बनी इसके आपको दो डिफरेंट रूट मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपके पास दो अलग अलग एक्स इससे मिलने वाले हैं उसको यहाँ रखेंगे तो दो अलग अलग y मिलेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों के दो डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अगर इस इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का कलेक्शन E है और इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का कलेक्शन अगर L है तो E और L का इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, आपके पास दो एलिमेंट होंगे। यानी कि इलिप्स क्या करेगा, इस लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे काट देगा। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए यानी कि ये चीज नेगेटिव हो जाए तो फिर ये नेगेटिव होगा, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाए, सी स्क्वायर से छोटा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और जब इसके रूट रियल नहीं है तो इसका मतलब लाइन और इलिप्स का इंटरसेक्शन नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। एंड लास्ट कंडीशन पे चलते हैं कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास दो रूट तो आएंगे रियल बट वो इक्वल आएंगे और एक ही रूट कहलाएगा, फिर तो सॉल्यूशन दो रूट दो कहलाएंगे बट एक ही सॉल्यूशन है, एक ही एक्स आपको मिल पाएगा। उसको यहाँ डालेंगे तो एक ही आपके पास y भी आएगा। तो इसका मतलब दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। ऐसी सिचुएशन क्या होती है दोस्तों कि जब आपका सेकंड डिग्री कर्व लाइन को टच करे तब होती है। जब d 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा जब इस d को 0 करेंगे तो ये सिचुएशन में E और L सेट के इंटरसेक्शन में एक ही नंबर होगा, एक ही एलिमेंट होगा। और ये जो कंडीशन आपके पास दिख रही है जिसमें आपने लिखा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अगर आपकी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करे दोस्तों तो आपके पास सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। आपको मैं कहूँगा कि फॉर्मूले रटो या नहीं भी रटोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर पाओगे, फिर भी आपको भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आप लोग देखना y को एम एक्स प्लस सी इसमें डालना, x में क्वाड्रेटिक आएगा। अगर ये कहा जाए कि लाइन इस इलिप्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है तो आपको d पॉजिटिव कर देना है। अगर ये लाइन क्या करती है, एक भी पॉइंट पे नहीं काटती है तो d नेगेटिव कर लेना। तो ये रिजल्ट रटने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को तो याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो आपके पास अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इलिप्स को टच करे तो कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इसे समझ लेना है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे c देखें तो इससे क्या निकल रहा है, देख सकते हैं c यहां से निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये c आप इसमें प्लेस कर दें तो आपके पास टेंजेंट आ जाएगी इलिप्स की। तो टेंजेंट ऑफ स्लोप m अगर आप लिखेंगे तो वह आपको मिलने वाली है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह लिखेंगे ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ए की स्लोप की दो टेंजेंट बनती है इलिप्स के अंदर, राइट। दो टेंजेंट आपको मिलेगी एक स्लोप की, पैरेलल टेंजेंट्स आपको दो मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ लें। नाउ दोस्तों अगर आपके पास एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इसकी जो टेंजेंट एम स्लोप की आएगी ना वो बनेगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर इलिप्स आपको इस फॉर्म का आ जाए जिसका सेंटर कौन है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ओके तो अगर x नॉट कॉमा वाई नॉट इसका सेंटर है तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ लें, यानी कि इसमें x की जगह यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट है तो इसमें भी x की जगह क्या लिखना है, x माइनस एक्स नॉट ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे y है, यहाँ y माइनस वाई नॉट है तो इसमें भी y की जगह y माइनस वाई नॉट लिखा जा सकता है। तो ये हो गया इलिप्स की किसी गिवन स्लोप की टेंजेंट को कैसे पता लगाते हैं। m स्लोप की टेंजेंट हो गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखें बच्चों, बहुत काम की रिजल्ट है, बहुत बार यूज होगा, जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी आपको याद करना है, एडवांस के लिए तो याद सारा ही करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एलिप्स की टेंजेंट है तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। लेकिन कभी कभी टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्म में भी वो दे देता है। तो जब आपके पास टेंजेंट सपोज करें कि ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर ये आपकी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो आपको पता है कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम आपका माइनस ए अपॉन बी है और सी क्या है इसका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, सी ये है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो हमने लिखा बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आप लोग चेक कर लें कि अगर ये लाइन एलिप्स को टच करती है, ये टच करती है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर एलिप्स को टच करे तो क्या कंडीशन होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दोस्तों इसे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इस लाइन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो ये है, ये आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 2-3 स्टेप्स आपके बच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एलिप्स की टेंजेंट है तो कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आएगा स्मॉल लेटर्स और यहाँ पे क्या आएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैपिटल लेटर्स, यानी कि एक्स वाई जेड इस इक्वेशन के टेंजेंट के कोफिशिएंट आ जाएंगे ए बी सी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आप चाहें तो इसे याद रखें, नहीं रखेंगे तो आप इसी एक कंडीशन से काम चला सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
लेकिन अगर आप इस कंडीशन से केवल काम चलाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर इसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। तो इसके बाद आप पहुंच पाएंगे तो 2-3 स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर यहाँ पे टाइम सेव कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है बेटा, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको याद करना चाहिए। नाउ बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह की थ्योरी आपके पास आगे है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देखिए, अब हम बात करेंगे किसी पॉइंट h के से इलिप्स पे टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट h के से पासिंग एलिप्स के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इन सब के आंसर देने की ट्राई करेंगे। तो पहले बात करते हैं एच के से पासिंग टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एच के से पासिंग एक लाइन मान लेंगे। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इसे एच के से पासिंग एक लाइन मान लेंगे y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच, तो आपको याद रखना है एच के से पासिंग यही लाइन माननी है। ओके, y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच, तो ये एच के से पासिंग एक लाइन हो गई है और इसको हमने फर्दर सॉल्व करने के लिए माइनस के को उधर भेजा। तो अब ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। अगला स्टेप है कि सी स्क्वायर यानी कि k माइनस एम एच का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोला तो आपके पास बना एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब देख सकते हैं, मैं इसका स्क्वायर खोल के दिखा देता हूं आपको। k स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको लेफ्ट में लेके आते हैं तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम का है माइनस 2hk। फिर इसके बाद ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो आपके पास के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है m के अंदर। ठीक है, इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों रूट को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपके पास h के से पासिंग 2 टेंजेंट आ जाएगी। अगर 2 आती है तो अगर आपने क्या किया कि एच के से पासिंग एक लाइन मानी, उसके ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई है और में एम के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर 2 अलग एम आएंगे तो 2 अलग एम यहाँ प्लेस कर दें तो 2 अलग टेंजेंट आपको मिल जाएगी। ठीक बात है, ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस तरह से टेंजेंट्स की इक्वेशन किसी पॉइंट से पासिंग आपको पता करनी है, तो इस तरीके से मालूम करना है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एच के से पासिंग टेंजेंट्स निकालते समय ये जो क्वाड्रेटिक बने इसका डी नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब कोई टेंजेंट बनेगी नहीं एच के से पासिंग। डी जीरो आ सकता है, इसका मतलब एच के से पासिंग एक टेंजेंट बनेगी, और डी पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी कि आपके पास 2 डिफरेंट एम मिल सकते हैं जिनको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो 2 टेंजेंट आपको मिलेगी, है ना। तो 2 टेंजेंट आपको मिल जाएगी अगर ऐसा होगा तो अपन अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चलो स्पेशल केस पे आते हैं। मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं m1 और m2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा c बाय a, राइट। तो m1 m2 का प्रोडक्ट आपके पास c बाय a कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास एच के से पासिंग दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो m1 m2 आपके पास -1 हो जाएगा, और ये चीज आपके पास m1 m2 का प्रोडक्ट है, इसको -1 करेंगे। फर्दर सॉल्व किया दोस्तों तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि जो एच के है उसका लोकस आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लोकस क्या है, ये लोकस है परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, यानी कि जब किसी इलिप्स के ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा h, k, उसका लोकस एक सर्कल बना है जिसका सेंटर कौन है, इलिप्स का ही सेंटर है, और रेडियस कौन है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इलिप्स की
डायरेक्टर सर्कल कहलाती है दोस्तों। ये डायरेक्टर सर्कल हो गया। तो डायरेक्टर सर्कल इलिप्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होता है, और ये आपके पास होता है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि दोस्तों अगर इलिप्स आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, यानी कि इलिप्स के ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ये होता है। आप देख सकते हैं ये ओरिजिन सेंटर है और रेडियस कौन है इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इवन अगर आपके पास इलिप्स ये वाला हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या होता है दोस्तों, इलिप्स का सेंटर ही डायरेक्टर सर्कल का सेंटर है, और रेडियस क्या आएगी इसकी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। नाउ दोस्तों अगर अपन यहाँ बात करें कि इलिप्स के ऊपर h, k से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, अगर ये मालूम करना है तो अपन यहाँ देख लेते हैं। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिख रही है ये वाली, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं दोस्तों। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अगर h के इलिप्स के बाहर है तो आप जानते हैं कि ये चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और अगर ये चीज पॉजिटिव आएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, और जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो दो अलग m मिलेंगे, इसका मतलब दो डिफरेंट टेंजेंट्स h, k से पासिंग मिलेगी। यानी कि जब किसी पॉइंट को आपने लिया h, k को जो कि इलिप्स के बाहर है, तो उससे पासिंग हमेशा आपको दो टेंजेंट मिलती है। यहाँ पे क्लियर हुआ इस चीज से। अगर h के दोस्तों इलिप्स के ऊपर ही लाई कर जाए तो आपको पता है कि ये चीज जीरो हो जाएगी और इससे डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो आएगा, तो फिर एक ही m मिलेगा आपको, यानी कि एक ही टेंजेंट आपको मिलेगी h के से पासिंग। मींस अगर h, के इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उससे पास करने वाली एक ही टेंजेंट आपको मिल पाएगी। और फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर h, के इलिप्स के अंदर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो पूरा d नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि कोई रियल m नहीं मिलेगा, यानी कि h के से पासिंग एक भी टेंजेंट आपको नहीं मिल पाएगी। तो h की अगर इलिप्स के अंदर है तो इससे पास करने वाली कोई टेंजेंट में नहीं मिलेगी। h के अगर इलिप्स पे लाई कर रहा है तो उससे पास करने वाली एक टेंजेंट मिल जाएगी, और अगर पॉइंट इलिप्स के बाहर है तो उससे पास करने वाली दो टेंजेंट आपको मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ना उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलिप्स की टेंजेंट की। मान लीजिए कि आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसके x1 y1 पे टेंजेंट चाहिए तो आपको एक्स स्क्वायर को x1 करना है, वाई स्क्वायर को क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर को करना है x1, वाई स्क्वायर को करना है y1, x को करना है अगर x है तो x प्लस x1 बाई 2, y को करना है दोस्तों y प्लस y1 बाई 2, और x इंटू वाई अगर हो उसके अंदर तो आप x इंटू वाई को ये कर लेना, और कांस्टेंट अगर कहीं है तो उसको कांस्टेंट लिखना। ये चीज़ आपको मैंने पैराबोला में ही बताई थी दोस्तों। तो पैराबोला का भी एक अलग वन शॉट रैपिड रिवीजन है, उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है, वो भी आप लोग कंप्लीट करना दोस्तों। चलते आगे। तो अगर x1 y1 के ऊपर इस इलिप्स की टेंजेंट चाहिए तो एक्स स्क्वायर को हमने x1 कर दिया, y स्क्वायर को y1 कर लिया इक्वल टू 1। एंड नाउ a cos थीटा b sin थीटा पे टेंजेंट चाहिए तो इस x1 को लिखो a cos थीटा, इस y1 को लिखो b sin थीटा, a कट गया b कट गया, तो ये आपके पास टेंजेंट आ गई। तो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1, ये इलिप्स की टेंजेंट हो गई है किस पॉइंट के ऊपर, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा के ऊपर। नाउ उसके बाद बात करते हैं
अगर आपको स्लोप m की टेंजेंट चाहिए तो अभी अपन ने पढ़ाई था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास एलिप्स की हो गई है टेंजेंट। तो इस तरीके से m स्लोप की टेंजेंट हो गई दोस्तों। आई होप कि आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ दोस्तों, इसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि भाई ये टेंजेंट आपकी क्या है, एम एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो आप इस टेंजेंट के साथ में इसको कंपेयर कर लें। तो आप देखिए कि x1 y1 पे ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है और ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो मैं इसको इसके साथ में कंपेयर करूंगा तो मुझे x1 y1 मिल जाएंगे। तो आप लोग जरा चेक करना, दोनों एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दोनों में x के कॉफिशिएंट का रेशियो लेना है, राइट, बराबर दोनों के अंदर y के कॉफिशिएंट का रेशियो लेना है। फिर इसके बाद दोनों में कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो ले लें, ये आपके पास आएगा। अब अगर आप इसमें x1 निकालना चाह रहे हैं तो यहां देख सकते हैं ए स्क्वायर एम अपॉन x1 पहले लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें से x1 निकालने के लिए आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एम अपॉन माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से y1 निकालेंगे तो क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो बच्चों ये अगर याद नहीं है तो आप क्या करोगे, x1 y1 पे टेंजेंट लिखो और ये m स्लोप की टेंजेंट लिखो, दोनों को कंपेयर करें, कोइंसिडेंट लाइंस को कंपेयर करें, तो आपके पास कंपैरिजन से x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, x1 y1 के ऊपर एलिप्स की टेंजेंट तो आ गई। अब नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल क्या होता है भाई, ये तो होती है आपके पास टेंजेंट किसी पॉइंट के ऊपर, और ये इसी पॉइंट से पासिंग परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये होती है नॉर्मल। तो x1 y1 पे ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया टेंजेंट। दोस्तों एक बात को याद रखना, जैसे सर्कल में क्या होता है, सर्कल में नॉर्मल सेंटर से पास होता है लेकिन एलिप्स में नहीं होता। एलिप्स में क्या होता है, केवल 4 पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे ना वो सेंटर पास करेंगे। एक तो मेजर एक्सेस भी एक नॉर्मल हो गई है 2 पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, और माइनर एक्सेस भी क्या एक नॉर्मल है इन दोनों पॉइंट के ऊपर। ये दो ही नॉर्मल जो है वो सेंटर से, ओरिजिन से पास करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन होती है दोस्तों ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन होगी। अगर आप a cos थीटा b sin थीटा के ऊपर नॉर्मल चाहते हो तो x1 को लिख देना a cos थीटा, y1 को लिख देना b sin थीटा। तो ये आपका एक एक a और b कटेगा और ये नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। ये चीज आपके पास सी स्क्वायर आ रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। चलो इसमें आप लोग समझ गए होंगे। ये एक फॉर्म याद रख लेना, इसको आपको याद करने की वैसे नीड नहीं है, आप इसी से बना लेना इससे। ठीक है, नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लीजिए कि अब ये क्योंकि इलिप्स नहीं दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है, आप इसे इलिप्स ही कंसीडर करके रखना बेटा, थोड़ा शेप ऐसा बन गया है। तो आप लोग चेक करना कि किसी पॉइंट x1 y1 से अगर आप इलिप्स के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाते हो और वो दोनों टेंजेंट्स a और b पे इलिप्स को टच करें तो a b को मिलाने से जो कॉर्ड बनती है इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, t बराबर 0 होती है। और अगर आपको कॉर्ड चाहिए जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है तो वो कॉर्ड होती है t बराबर S1। अब ये t क्या है, t होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ओके,
ये होता है टी कैपिटल, और S1 क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास S1 होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लें। तो दोस्तों एलिप्स यहाँ तक कंप्लीट होता है। एलिप्स के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है हाइपरबोला। हाइपरबोला एलिप्स हमने पढ़ा, अब बात करते हैं हाइपरबोला की। जिस तरह से एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी कि मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आना चाहिए, तो मूविंग पॉइंट का लोकस एलिप्स होता है। यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, बाकी सब चीजें सेम टू सेम रहेंगी। यानी कि आप लोग क्या बोल सकते हैं, एलिप्स क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distances from two fixed point has a constant difference। यानी कि अगर मूविंग पॉइंट P है और दो फिक्स पॉइंट आपके पास F1 F2 है, तो इन दोनों से F1 F2 की P से डिस्टेंसेस का डिफरेंस यानी कि PF1 माइनस PF2 का मॉड ये कांस्टेंट के बराबर होगा। याद रखें दोस्तों, इस कांस्टेंट को 0 से बड़ा F1 F2 से छोटा, यानी कि F1 F2 से छोटा होना चाहिए। 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से F1 F2 के बीच में इस लैम्डा को लाई करना चाहिए, तब जाकर के आपके पास हाइपरबोला बनेगा। तो हाइपरबोला मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट लैम्डा होता है, और ये लैम्डा आपका 0 से लेकर के F1 F2 के बीच में आएगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे आते हैं। आपको याद रखना है कि जो एलिप्स के अंदर रिजल्ट हमने पढ़ा उनमें जहां कहीं पे भी बी स्क्वायर है उसको हटाएं, माइनस बी स्क्वायर कर लें, तो आपके पास क्या होगा, हाइपरबोला के रिजल्ट्स एज इट इज आ जाएंगे। तो बात करते हैं एलिप्स की हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। आप जानते हैं एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर करें तो ये फॉर्मूला हो गया एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन का। अब इसके लिए सी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब एलिप्स जो है जैसे ड्रॉ होता है वैसे हाइपरबोला डेफिनेटली ड्रॉ तो होगा नहीं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये हो गई है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई है। इसके हाइपरबोला के जो फोकस हैं, आपको पता है जो F1 F2 फिक्स पॉइंट है वो फोकस ऑफ हाइपरबोला हो गए हैं। हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस होगा स्मॉल c के बराबर, और सेंटर से वर्टिसेस a1 a2 का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल a। तो ये आपके पास हाइपरबोला के दो ब्रांचेस आपके पास हो गई हैं, और सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस स्मॉल c है, सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a आपके पास है। तो वहां से अपन देखेंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन जाएंगे, तो c,0 और ये आएगा माइनस c,0। एंड वर्टिसेस अगर आपको चाहिए तो वर्टिसेस आपके पास होंगे a1 और a2, ये कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे माइनस a,0, और ये पॉइंट आपके पास है a,0। तो प्लस माइनस a,0 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी डायरेक्ट्रिसेस के बारे में। ये आपका हाइपरबोला है ही, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये हो गई है। ये दोनों लाइंस क्या हैं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हैं, और ये Z1 बोल देता हूँ इसे, ये Z2 बोल देता हूँ। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x बराबर माइनस a बाई ई, और इसकी इक्वेशन होगी x बराबर प्लस में a बाई ई। नाउ एलिप्स का हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसका इसेंट्रिसिटी आएगा दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 2c अपॉन 2a, जिसे आप लिख सकते हैं c अपॉन a। और c क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है दोस्तों, डिवाइडेड बाय a। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो हाइपरबोला के रिजल्ट्स हैं वो आप एलिप्स के रिजल्ट से सीधा निकाल सकते हैं, आपको इसके रिजल्ट्स को अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद देखें और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो
इलिप्स पे हम लोग मेजर माइनर एक्सिस पढ़ते थे, वो यहाँ पे मेजर माइनर एक्सिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ए और बी में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को नोटिस करना है कि जो वर्टिसेस हैं A1 A2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं अपन? इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। तो ये आपके पास है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इसको कहेंगे। और जो आपके पास 2b लेंथ है, जो आपको हाइपरबोला पे कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि हाइपरबोला पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप x को 0 करेंगे तो इससे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो आपका हाइपरबोला y एक्सिस को कहीं पे भी काटने नहीं जा रहा। लेकिन ये जो 2b डिस्टेंस है, इसको भी हम कोई नाम तो देंगे, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई है। इस तरीके से आप लोग देख लें। अब इसके लेटस रेक्टम की लेंथ वहां पे इलिप्स में थी 2b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे भी वही रहेगी। लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो उसमें b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, तो वो आपके पास आते हैं प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये 4 एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है, क्योंकि 2 लेटस रेक्टम है तो 2 4 एंड पॉइंट्स आपके पास बनेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। नाउ दोस्तों इसके बाद अगर आप सेकेंड फॉर्म के लिए जाते हो तो आपको जस्ट ये चेंजेस करने हैं कि जहां आपको x दिख रहा है उसको y कर लें, y को x कर लें, a को b कर लें, b को a कर लें। देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगी आपकी इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपने x को y किया है दोस्तों, y को x किया है, तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी वो वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी और ग्राफ कुछ इस तरीके का आपके पास आएगा। नाउ इसमें आप लोग देखें इसके सारे रिजल्ट्स को इसके रिजल्ट से आप डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिराइव नहीं करना, मतलब लिखना है आपको। केवल क्या करना है, जैसे कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसकी जगह सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि तो सेम ही हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी सेकेंड फॉर्म की इसेंट्रिसिटी की। सी अपॉन बी आ जाएगी या फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2a आ जाएगा। इसके लिए लेटस रेक्टम का लेंथ आएगा दोस्तों 2a स्क्वायर अपॉन b और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम होंगे प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस माइनस सी। डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, ये दो इसकी डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आप लोग देखें ये पूरी टेबल मैंने आपको समझा दी है। हाइपरबोला अगर ये फॉर्म का है तो आपके पास इसकी एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और जो वाई एक्सिस है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। ओरिजिन 0 0, डायरेक्ट्रिसेस आपके पास x बराबर प्लस माइनस a बाई ई। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a हो गई है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b हो गई है। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और लेटस रेक्टम की लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन ए और इसेंट्रिसिटी आपके पास हो गई है c अपॉन ए या फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंड नाउ अगर आप इस रिजल्ट से इस रिजल्ट में जाना है तो जहां x है वहां पे y कर लो, y को x कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा इसमें फोकस नहीं लिखे ना मैंने, फोकस भी लिख लें। फोकस फर्स्ट वाले फॉर्म के लिए क्या होगा? प्लस माइनस सी कॉमा 0 और सेकेंड वाले फॉर्म के लिए 0 कॉमा प्लस माइनस सी आ जाएगा। नाउ दोस्तों अपन ने अभी पढ़ा कि मूविंग पॉइंट अगर इस तरीके से मूव करें कि उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आए तो मूविंग पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होता है। याद रखें जिस तरह से इलिप्स में मूविंग पॉइंट का लोकस इलिप्स होता था जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट था और कांस्टेंट क्या आता था? 2a। यहाँ पे डिफरेंस 2a आता है दोस्तों। pf1 माइनस pf2 आपके पास 2a के बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। चलते हैं आगे। अगर एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पे a और b बराबर है तो ऐसे केस में हाइपरबोला को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
यानी कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई देगी। और अगर इस हाइपरबोला की अगर आप इसेंट्रिसिटी निकालें तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब क्योंकि बी और ए तो बराबर हैं तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसेंट्रिसिटी जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिक्स रहेगी अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से आप लोग देखें। नाउ आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पहले वाले फॉर्म का हाइपरबोला हो गया। इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है a1 a2, इसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को आप क्या मान लें, डायमीटर मान लें। तो एक सर्कल बनेगा जिसका इक्वेशन क्या होगा, सेंटर तो ओरिजिन हो गया और यहाँ पे इसकी रेडियस a हो जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे कहते हैं सर्कल का हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल। बात करते हैं इसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में दोस्तों। x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा, ये आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं हाइपरबोला के, जहां पे थीटा को आप ले जाएंगे 0 से लेकर के 2 पाई तक, पर थीटा को π/2 और 3π/2 नहीं लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट एंड हाइपरबोला। आप देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, आपको बता रहा हूं कि कैसे रिजल्ट याद रखने हैं। तो आपके पास अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ये है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है 0,0 वो कहाँ पे है, अंदर है। तो इसके ऊपर ये चीज़ नेगेटिव आ रही है 0,0 पे, तो इसका मतलब अंदर के सारे पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये चीज़ नेगेटिव आने वाली है। तो अगर x1 y1 यहाँ कहीं इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है तो x1 y1 पे नेगेटिव होगा, तो फिर बाहर पॉजिटिव होगा और ऑन दी हाइपरबोला ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लाइन एंड हाइपरबोला के बारे में। लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दे रखा है हाइपरबोला। ओके, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, y को एम एक्स प्लस सी इसमें डाला और सिंप्लीफाई किया, तो ये कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोस्तों दो अलग रूट्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, यानी कि इक्वल रूट्स हो सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके रूट्स इमेजिनरी आ जाए। तो आप लोग चेक करना कि अगर इसके रूट 2 आते हैं तो फिर 2x को यहाँ रख के 2y आ जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में आपको लाइन और हाइपरबोला के 2 डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे कट कर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। नाउ अगर आपके पास d नेगेटिव आ जाए तो ऐसे केस में एक भी x नहीं मिलेगा आपको, तो फिर लाइन का और हाइपरबोला का कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। h और l सेट्स का इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी, और अगर d 0 हो गया तो h और l का इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी, और उस सिचुएशन के अंदर हाइपरबोला की ये टेंजेंट हो जाएगी बेटा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस, अगर आपको पता लगानी है कि लाइन हाइपरबोला को कितने पॉइंट पे काटता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रखना है तो रिजल्ट याद कर लो। मेरे हिसाब से आप यही करना, अगर इस तरह के क्वेश्चन बताने हैं, चेक करने हैं, सॉल्व करने हैं कि लाइन इसको 2 पॉइंट पे काटती है, तो आपको क्या करना है, y को एम एक्स प्लस सी इसमें डालना है, और जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d पॉजिटिव कर लेना है। और अगर ये लाइन इसको कट नहीं कर रही है और कहीं पे भी टच भी नहीं कर रही है तो d नेगेटिव कर लेना, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जब d 0 होगा तो ये चीज आपके पास 0 हो गई, और ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब लाइन हाइपरबोला को क्या करती है, टच करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखना है कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच करे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, और इससे आपके पास सी का वैल्यू निकल जाता है
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया सी की जगह, तो ये हो गई है टेंजेंट ऑफ स्लोप एम। इवन अगर आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन अगर ये फॉर्म में दे देगा तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, ए स्क्वायर, ये स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर आ गया, और ये कुछ गलती कर दी है शायद, एक मिनट बेटा ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। ए स्क्वायर ऐसे करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। एलिप्स में बीच में प्लस आ रहा था, अब क्योंकि वो प्लस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर करना है तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर कर लो, तो ये आपके पास हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं किसी पॉइंट h, k से पासिंग टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें। तो पहला स्टेप क्या है, एच के से पासिंग एक लाइन मान लें, y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद ये करना है कि लाइन क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच करती है तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये m के अंदर क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जिसके रूट्स आपके पास m1 m2 आ सकते हैं। जब आप m1 m2 सॉल्व कर लेंगे तो उनको यहाँ प्लेस कर दें तो इससे क्या होगा, एच के से पासिंग दो टेंजेंट आपको मिल जाएगी। तो तब मिलेगी जब दो रूट्स आएंगे इसके रियल, डिस्टिंक्ट रियल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एच के से एक ही टेंजेंट पास करें, ऐसे केस में क्या होगा कि इससे एक ही m आपको मिलेगा, यानी कि d जीरो आ जाएगा। इवन ऐसा भी हो सकता है कि h, k से पास करने वाली टेंजेंट एक भी नहीं मिले आपको, और कब होगा, जब इसका d नेगेटिव आ जाएगा दोस्तों। तो आगे हम स्पेशल केसेस पे आ जाते हैं। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें तो दोस्तों इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac करके ये आता है, क्या आता है, d बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अगर h के आप जानते हैं इलिप्स पे हाइपरबोला पे, अगर हाइपरबोला की अगर बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, तो ये चीज़ आपके पास क्या आती है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये चीज़ आउटसाइड होती है इसकी, ये वाली चीज़ क्या है, इसको हम आउटसाइड ही बोलते हैं, इसको ठीक कर लेना अगर मैंने इसको इनसाइड बोला है तो। और ये चीज़ आपके पास कौन होता है, इनसाइड या इंटीरियर कहलाता है हाइपरबोला का। तो आप लोग यहाँ पे चेक करना कि अगर आपके पास h, k कहाँ पे हो जाए, हाइपरबोला के बाहर हो जाए, तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव मिलेगी। और जब ये चीज़ पॉजिटिव मिल रही है तो फिर d भी पॉजिटिव हो गया क्या, यस। इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, m की दो अलग वैल्यूज मिलेगी इस इक्वेशन के अंदर, और आपको उनको प्लेस करके आपको दो अलग अलग टेंजेंट्स भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको दो डिफरेंट टेंजेंट्स मिलेगी एच के से पासिंग। यानी कि जब हाइपरबोला के बाहर की तरफ कोई पॉइंट है तो उससे पास करने वाली दो अलग अलग टेंजेंट्स आपको मिलेंगी हाइपरबोला के ऊपर। तो दो पॉइंट्स, अगर जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तो इससे पास करने वाली ऐसी दो टेंजेंट्स आपको मिल सकती है, राइट। समझ में आ गया सबको। ना उसके बाद देखिए कि अगर h, के हाइपरबोला के कर्व पे लाई करें तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीज़ आपको पता है कि जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो होगा तो d जीरो आ गया, और d जीरो का मतलब m एक ही आएगा, और एक ही m मतलब एक ही टेंजेंट, राइट। अगर h के इनसाइड है हाइपरबोला के, h के अगर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मान लीजिए कि h के यहाँ फिर यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये चीज़ आपके पास नेगेटिव हो जाती है, जिससे d क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और d जब नेगेटिव आएगा तो एक भी m आपको रियल नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब h के से पासिंग कोई टेंजेंट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक स्पेशल केस लेते हैं, m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आप लोग यहाँ पे यूज कर लें। सपोज करें कि आपके पास m1 m2 -1 है, यानी कि h के से पासिंग टेंजेंट्स कैसी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ आपके पास -1 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और लोकस आपको फिर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास कहलाता है
परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस, जिसको हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। याद रखें, डायरेक्टर सर्कल तभी बनेगा जब ए बी से बड़ा होगा। जब ए बी से छोटा हो गया तब आपके पास डायरेक्टर सर्कल नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर यह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल बन जाएगा फिर, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि ए और बी बराबर हो गया तब तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि अगेन पॉइंट सर्कल है, यानी कि डी जनरेट सर्कल है ये, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो ए अगर बी से बड़ा होगा तब ये सर्कल बनेगा, अदरवाइज तो आपके पास या तो ए अगर बी से छोटा हो गया तो इमेजिनरी सर्कल बनेगा, तो सर्कल नहीं है, और अगर ए बी बराबर हो गया तब भी ये पॉइंट सर्कल बनेगा, इसका मतलब स्टिल ये सर्कल नहीं है, डी जनरेट सर्कल कहलाएगा, ठीक है। चलते आगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके x1 y1 पे टेंजेंट क्या होगी, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पे टेंजेंट चाहिए तो x1 को लिखें ए सेक थीटा, y1 को लिखें बी टेन थीटा, तो ये आ जाता है। और टेंजेंट एम स्लोप की चाहिए तो अभी पढ़ाई था अपन ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो जो इलिप्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहाँ पे बी स्क्वायर जहाँ जहाँ दिखता है आपको वहाँ माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ माइनस प्लस बी स्क्वायर, नीचे दोनों के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे आपको मिलेगा। नाउ दोस्तों x1 y1 पे नॉर्मल लिखते हैं। अगर आपके पास हाइपरबोला का पॉइंट x1 y1 है तो उसके ऊपर नॉर्मल कैसे लिखेंगे। इलिप्स का नॉर्मल जो था यहाँ पे माइनस था तो इसमें प्लस आ रहा है, देखो आप चेक करो, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर किया हुआ है, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इलिप्स का नॉर्मल है x1 y1 पॉइंट के ऊपर। और ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पे नॉर्मल चाहिए तो इस x1 को लिखा जाएगा ए सेक थीटा, इस y1 को लिखेंगे बी टेन थीटा, तो ये आ गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी, कैपिटल T बराबर 0, और जो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट आपके पास है x1 y1 तो वो कॉर्ड होगी T बराबर S1, जहां पे T है दोस्तों एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और जो आपके पास x1 है वो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इलिप्स एंड हाइपरबोला की कंप्लीट थ्योरी जो जेई मेन के लिए आपको पढ़नी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इवन जेई मेन में जितना होता है, जितना सिलेबस पे आता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही पढ़ा होगा, तो आप लोग चेक करें, बढ़िया से इसका रिवीजन हमने किया है, पूरा थ्योरी के एक एक पॉइंट्स को आपको समझा दिया है। मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद अब आपको ये करना है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी आपके पास एक्सरसाइज है, जो भी आपके पास बुक है, उसे कंप्लीट करें, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। जेई मेन के सारे क्वेश्चंस आपको इस थ्योरी से हो जाएंगे। इवन एडवांस के भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होने को है इस पूरी थ्योरी से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कंटिन्यूसली बढ़िया से पढ़ाई करते रहें और अपने आप पे भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं, हिम्मत रखें, अच्छे से कॉन्फिडेंस बना करके रखें, हार्ड वर्क करते रहें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़ाई करें। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।